इकोनॉमी के मोर्चे पर आज एक साथ दो अच्छी खबरें हैं। एक तो महंगाई में नरमी आई है, वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार भी तेज हुई है। अगस्त में सीपीआई 7.44% से घटकर 6.82% हो गई है। महंगाई की ये नरमी खाने पीने की चीजों के दाम सस्ते होने से आई है। ग्रामीण इलाकों में भी महंगाई घटी है। इस दौरान सबसे बड़ी राहत सब्जियों की कीमतों में दिखाई दे रही है। सब्जियों की महंगाई 37% से घटकर 26.14% हो गई है। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन 11.51% से घटकर 9.94 पर चली आई है। इधर जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने भी खुश कर दिया है। अनुमान से भी ज्यादा तेजी के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। आईपी ग्रोथ 3.7% से बढ़कर 5.7% हो गया है। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 3.1% से बढ़कर 4.6% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा गुड्स ग्रोथ में भी मजबूती आई है। आज ऑटो कंपनियों की संस्था सियाम के सालाना सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। गडकरी ने कहा कि वो वित्त मंत्री से कहेंगे कि डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए। इसके बाद मीडिया में इसको लेकर रिपोर्ट चलने लगी कि सरकार डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इसके बाद तुरंत खुद गडकरी ने और वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने सफाई जारी कर कहा कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर गडकरी ने अपने पहले बयान में क्या कहा था जिस पर बवाल मचा। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी। और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और क्या है पूरा मामला समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण राव के पास। लक्ष्मण जी बताइए, क्या सफाई आई है नितिन गडकरी की तरफ से और वित्त मंत्रालय की तरफ से? देखिए, दरअसल इसको इस तरीके से देखिए कि गडकरी के बयान और गडकरी की मंशा दोनों में अंतर विरोध पैदा हो गया। मंशा ये थी कि हम ऑटो इंडस्ट्री को ये बताएं कि आप डीजल की गाड़ियां बनाना थोड़ा सा कम करिए, डीजल की गाड़ियों का उत्पादन कम हो और आप वैकल्पिक फ्यूल की तरफ अपना रिसर्च बढ़ाइए और खासतौर से बायोफ्यूल या फिर एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन को डेवलप करिए। क्योंकि हमारे बार बार कहने के बावजूद आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आप पर टैक्स लगा देंगे और टैक्स लगाने के लिए वित्त मंत्री को कह देंगे कि 10% का एडिशनल टैक्स लगा दीजिए। ये जो लाइन उन्होंने बोल दिया उससे हड़कंप मच गया। और ये लाइन जब बोला तभी हम लोगों ने अपने चैनल पर सफाई भी दी थी कि दरअसल गडकरी ऐसे बढ़ चढ़कर बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ होती है। वो दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन कम करने वाली गाड़ियों को लाइए। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2070 तक हमें नेट कार्बन एमिशन पर जाना, जीरो कार्बन एमिशन पर जाना है, प्रदूषण बिल्कुल खत्म करना है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वैकल्पिक फ्यूल वाली गाड़ियों को लाना है। तो जब उनके बयान के बाद हड़कंप मचा तब उन्हें लगा कि हम कुछ ज़्यादा बोल गए, तो फिर उन्होंने वापस सफाई दी और सफाई देकर ये कहा कि ये कोई एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं है 10% टैक्स लगाने की बात, यानी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी गाड़ियों को बनाइए जिससे प्रदूषण कम से कम हो, इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय के सूत्रों से हम लोगों ने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि किसी भी गाड़ी पर किसी भी तरह का टैक्स में कोई भी बढ़ोतरी करने पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है, ना तो अभी कर रही है, ना तो अगले 1 साल तक करेगी। तो इस तथ्य को एक संदर्भ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों गडकरी साहब को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी और गडकरी साहब कहना क्या चाह रहे थे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। फ्रिज, एसी, कूलर की तर्ज पर अब आपके आरओ, सैनिटरी वेयर और सिंचाई उपकरण को भी स्टार रेटिंग मिलेगी। पानी बचाने की क्षमता के आधार पर सरकार स्टार रेटिंग देने की योजना बना रही है। डिटेल लेते असीम मनचंदा से। बताएं असीम।
देखिए, अभी आप बाजार में टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्टार रेटिंग देखते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है, कितना बिजली बचाता है। तो अब जल्दी ही ये पानी के ऊपर भी लागू होगा। सरकार पानी से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं उनकी स्टार रेटिंग करने की तैयारी कर रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आरओ, वाटर डिस्पेंसर, सिंचाई के उपकरण, सैनिटरी वेयर वो कितना पानी बचाते हैं। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय नेशनल वाटर एफिशिएंसी ब्यूरो बनाने की तैयारी कर रहा है। एक बार ये ब्यूरो बन करके तैयार हो जाएगा तो ये पानी से जुड़ी जितनी भी अप्लायंसेज हैं उनकी ब्लू लेबलिंग करेगा, उनको स्टार रेटिंग देगा। तो आप उनको खरीदने से पहले आपको पता चल पाएगा कि ये कितना पानी को बचाते हैं। सरकार ये चाहती है कि पर्यावरण को बचाया जाए, पानी को बचाया जाए। बिजली पर ऑलरेडी इसको लागू हो चुका है। जो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब सरकार इसको वाटर एफिशिएंसी ब्यूरो बना करके लागू करने की तैयारी कर रही है और जल्दी आपको योजना ग्राउंड लेवल पर आती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया सीम। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में कई दिनों से जारी मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद भी हुआ। सेंसेक्स 94 और निफ्टी 3 अंक गिरकर बंद हुआ। आज आईटी, फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। बताएं सुमित, किन सेक्टर्स में आज ज्यादा हलचल रही और गेनर्स और लूजर्स कौन रहे? देखिए, तो आज आईटी और फार्मा का दिन रहा, थोड़ा सपोर्ट वहीं से आया। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, जो कि आज बड़े समय बाद लंबा पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। लार्सन, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट। इन्फोसिस आज नए हाइस पर और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1.5% की तेजी यहां आई। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे नाम जो कि 3 से लेकर 4.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में आज आईटीआई चला, न्यूज फ्लोज के दम पर ये लगातार तेजी है। ब्राइटकॉम, सुंदरम फाइनेंस, ब्लू डार्ट यहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में तमाम पीएसयूज, कोचिन शिपयार्ड 11% नीचे, बीईएमएल 11.5% नीचे, बीएचईएल 10% नीचे और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहां पर भी 10% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मीडिया स्पेस में डिश टीवी, टीवी 18, हैथवे, नेटवर्क 18 यहां पर थोड़ा बहुत फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन रियल एस्टेट में बिकवाली थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज एस्टेट में, ओबरॉय रियल्टी में सुबह 5 से लेकर 11% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक जो प्रेशर था वो कैश मार्केट के स्टॉक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कार्नेज काइंड ऑफ देखने को मिला आज के सत्र में। शुक्रिया सुमित। सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की विवादित टिप्पणियों के बाद इस पर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है। अब डीएमके के एक और नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी ने सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम को इंडिया गठबंधन से ही जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन ही इसलिए हुआ ताकि सनातन का विरोध किया जा सके। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் सनातन के अपमान को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को सनातन के खिलाफ बताया और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल भी खड़े किए। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सनातन पर लगातार विवादित बयानों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के 2 दिन के बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियांक खरगे का सनातन पर आघात और आज डीएमके के मंत्री द्वारा ये स्वीकार करना कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए किया गया था। ये सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।
सनातन धर्म पर छिड़ी जंग के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डीएमके नेता ए राजा का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हिंदू धर्म को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। India is the reason for the global disease in the name of caste, dividing the people on the caste line, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. सनातन धर्म का क्यों हो रहा है बार बार अपमान और क्या इसमें इंडिया गठबंधन का है कोई प्लान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। एक तरफ जहां नई संसद विशेष सत्र के लिए तैयार है, वहीं संसद के स्टाफ का भी मेकओवर स्पेशल सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन से नई संसद में विशेष सत्र की शुरुआत होगी। साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी नए लुक में दिखाई देंगे। अब संसद में मार्शल सफारी सूट में नहीं बल्कि कुर्ते पजामे के साथ सर पर मणिपुरी पगड़ी में दिखेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए कॉटन, सिल्क और खादी की नई साड़ियाँ डिजाइन की गई हैं। सिक्योरिटी स्टाफ अब सैनिक जैसे कैमोफ्लेज ड्रेस में होंगे। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले स्टाफ भी जो अब तक बंद गले के सूट में दिखाई देते थे, अब वो नए लुक में गहरे गुलाबी कलर की जैकेट और खाकी कलर की पैंट में दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इनकी शर्ट पर कमल का फूल भी डिजाइन किया गया है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। जहां तक नई यूनिफॉर्म का सवाल है तो संसद का स्टाफ पिछले एक दशक से यूनिफॉर्म में बदलाव की मांग कर रहा था, जो अब नई संसद में पूरी होती दिखेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया जा रहा है। इसका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाले इस एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख के न्योमा बेल्ट में होगा। न्योमा बेल्ट चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एप्पल इवेंट का काउंटडाउन, वंडरलस्ट इवेंट का काउंटडाउन। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल में एक बार फिर निपा वायरस ने लोगों को डरा दिया है। कोझिकोड जिले में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी पुष्टि की है। पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मांडविया ने कहा है कि फिलहाल इसके लिए कोई दवा नहीं है। उसके लिए और कोई विशेष तो मेडिसिन होती नहीं है। जो मेडिसिन है जनरल वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। ये सस्पेक्टेड थी, कंफर्म हो गई है क्या? जो 2 डेथ्स केरल में रिपोर्ट की है वो दोनों सस्पेक्टेड बताई जा रही है। हाँ, वो कंफर्म हो गए। गुजरात में एमएसएमईज के फंसे हुए पैसों को तेजी से निपटाने के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल का विस्तार किया गया। अब राज्य में 5 रीजनल काउंसिल खोले जा रहे हैं। हालांकि गुजरात में ये कदम देरी से उठाया गया, लेकिन कारोबारियों का इससे बड़ा फायदा होगा।
गुजरात में 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज है। इन सभी के अलग अलग स्कीमों में पेमेंट में देरी के मामलों का निपटारा अभी तक गांधीनगर में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल से होता था, लेकिन अब सरकार ने 5 और रीजनल काउंसिल बनाने का फैसला किया है। ये अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और भावनगर में काम करेंगे। छोटे उद्योगकार है जो माइक्रो और स्मॉल, उनका जो डिले पेमेंट होता है, उनकी जो काउंसिल वहीं पे मिलेगी, तो छोटे उद्योगकारों को इजीली फास्ट में उनका सॉल्यूशन आ सके। गुजरात सरकार के इस फैसले से छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। गुजरात में अभी तक काउंसिल के पास 40,000 केस पेंडिंग है। हर केस में 1 लाख से लेकर करोड़ों तक की रकम फंसी हुई है। इंडस्ट्री बॉडी को उम्मीद है कि रीजनल काउंसिल में मामलों का तेजी से निपटारा हो पाएगा। अब 5 कमेटी होने से एक केस का जड़ भी निकाल होगा और उससे जो भी एमएसएमई का पैसा फंसा है, जो अरबों रुपये में है, वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने से आप जानते ही है कि वो एमएसएमई का डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होगा। उद्योग बड़ा हो या छोटा, वर्किंग कैपिटल ना होने से प्लांट बंद करने तक की नौबत आती है। ऐसे में रीजनल काउंसिल हजारों इकाइयों के लिए संजीवनी हो सकते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए बकाया रकम ऑक्सीजन का काम करती है। अगर ये उनको समय पर मिल जाए तो उद्योग फैलने लगता है। ऐसे में गुजरात में 5 नई काउंसिल की रचना के बाद अब हजारों एमएसएमई के फंसे हुए करोड़ों रुपए वापस मिलने की उम्मीद जगी है। केतन जोशी, गांधीनगर। G20 की बैठक में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं, उनकी पत्नियों को भी भारत की याद लंबे समय तक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें गिफ्ट में भारतीय कला और कारीगरी के बेहतरीन नमूने दिए गए हैं। G20 की बैठक में आए राष्ट्राध्यक्षों के साथ आई उनकी पत्नियों को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तोहफे भेंट किए। इसमें शीशम की लकड़ी पर कसीदाकारी किए और खूबसूरत ब्रास पत्ती वाले संदूक, कश्मीर का मशहूर केसर यानी सैफरन, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय जैसे गिफ्ट हैम्पर शामिल है। गिफ्ट हैम्पर में हर किसी के लिए अलग अलग खास स्टॉल रखे गए थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्र की कसीदाकारी से लैस हैं। मसलन अपनी शालीनता और खूबसूरत जोड़ी के लिए सुर्खियों में रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी को कदम की लकड़ी में रखकर बेहद ही आकर्षक बनारसी सिल्क का स्टॉल गिफ्ट किया गया। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को कदम की लकड़ी के जालीदार बॉक्स में कांजीवरम स्टॉल गिफ्ट किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पत्नी और ब्राजील के प्रधानमंत्री की पत्नी को कश्मीरी पश्मीना स्टॉल गिफ्ट किया गया। इसे जम्मू कश्मीर के मशहूर क्राफ्ट पेपियर मेस बॉक्स में रख कर दिया गया। G20 की बैठक भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यकीनन इतने खूबसूरत गिफ्ट इन्हें सालों तक भारत की याद दिलाते रहेंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आज नया आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। रात में एप्पल वंडरलस्ट इवेंट में इसमें क्या क्या खास चीजें होंगी, इवेंट क्यों है चर्चा में, बता रही है शिबानी घरत। जी बिल्कुल, एप्पल फैंस की एक्साइटमेंट लेवल इज एप्पल टर्मिनोलॉजी में कहे प्रो मैक्स, द एक्साइटमेंट लेवल इज प्रो मैक्स। पर आपको बता दूं कि सबसे पहले 15 सीरीज के डिवाइसेस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च होंगे, विच इंक्लूड्स शायद 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। सबसे बड़ी रूमर जो चल रही है कि मेड इन इंडिया डिवाइस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च होगा और वो लॉन्च डे पर ही अवेलेबल होगा। शायद रूमर्स ये भी कह रही है कि डिवाइसेस जो है एप्पल के वो थोड़े सस्ते हो जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुछ कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल प्रो वेरिएंट्स जो है प्रो और प्रो मैक्स में, उनमें टाइटेनियम हाउसिंग दी जाएगी। इस साल इनफैक्ट कंपनी जो पिछले साल डायनामिक आइलैंड इंट्रोड्यूस किया था, एक बड़ा डिस्प्ले डायनामिक आइलैंड के साथ, इसी के साथ साथ एक बड़ा कैमरा अपग्रेड ऑफ हायर मेगापिक्सल कैमरा, ये जो बेस वेरिएंट्स है 15, 15 और 15 प्लस में भी ये आ जाए। इसी के साथ साथ शायद ऐसा कहा जाता है कि जो 2 चिपसेट वाली स्ट्रैटेजी है, यानी A16 बायोनिक ऑन द लोअर एंड वेरिएंट्स और द लेटेस्ट मोस्ट अपग्रेडेड A17 बायोनिक ऑन द प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट, ये इस साल भी इस स्ट्रैटेजी पर इनफैक्ट एप्पल स्टिक करेगी। इसी के साथ साथ आपका एप्पल वॉच सीरीज 9 एक्सपेक्टेड है, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2nd जेन भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही जो सारे के सारे आईफोन वेरिएंट्स है उनमें टाइप सी
कनेक्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एयरपॉड्स शायद इस इवेंट के दौरान लॉन्च होगा उसमें भी आप एक टाइप सी कनेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट हमें कुछ ही घंटे में इनफैक्ट मिलने वाली है। कुपर्टिनो में इनफैक्ट ये इवेंट हो रहा है 10:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। आप इस इवेंट को देख सकते हैं YouTube और apple.com इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।